हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं गौतम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपसे 3 सेक्शन डिस्कस करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये पूरा सीरीज बाइलिंगुअल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप नोटबुक और पेन के साथ बैठें। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो अपना स्कोर काउंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है उसे इमीडिएट नोट डाउन करते चलें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। देखिए, चार तरह का फंडामेंटल फोर्सेस होता है, वो चारों आपके ऑप्शन में गिवन है। अब इसमें से हमारे पास में सबसे वीकेस्ट कौन है? तो वीकेस्ट आपके पास में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चीजें इसकी होती हैं हमेशा। एक होगा क्या? इंटेंसिटी। दूसरा आपके पास में क्या होता है? रेंज। इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स का वीकेस्ट होता है, रेंज इसका इनफाइनाइट होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का इंटेंसिटी जो है वीक होता है, रेंज होता है इसका शॉर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रॉन्ग होगा और रेंज इसका इनफाइनाइट होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इंटेंसिटी इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट, और रेंज इसका क्या हो जाएगा? शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? इसका आंसर होगा बी, लक्स मीटर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? तो इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। लक्स मीटर से इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है। एमीटर से क्या मेजर किया जाता है? करंट। आप लोग बताएंगे एमीटर को सर्किट में किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में या पैरेलल में? कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो इसको जोड़ा जाता है किसको? सीरीज में। तो फिर पैरेलल में क्या जोड़ा जाता है? पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर? इसका आंसर होगा 746। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था, और स्टीम इंजन के पावर को मेजर करने के लिए उसने कंपेयर किया था किससे? हॉर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पार्सेक इज इक्वल टू, इसका आंसर है बी, 3.26 लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, और इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। लाइट ईयर क्या होता है? सनलाइट द्वारा एक साल में जितना डिस्टेंस वो तय करेगा वही 1 लाइट ईयर हो जाता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर किलोमीटर में देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये पावर 3 से कम हो जाएगा, और पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क? इसका आंसर होगा डी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको मालूम होगा न्यूटन ने 3 लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ, इसमें से लॉ ऑफ इनर्शिया की बात होती है। सेकंड में मोमेंटम की बात की गई है, और थर्ड में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें से हमारे पास में क्या होता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर वो लीनियर मोशन में है तो हमेशा लीनियर मोशन में ही रहेगा, अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकंड में हमारे पास में क्या है? ये मोमेंटम की बात की गई है। थर्ड में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, और इसी प्रिंसिपल के आधारित पे हमारा क्या है? रॉकेट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड टू? अभी जस्ट मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये हो जाएगा क्या? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, जड़त्व का नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट? तो इसका आंसर होगा सी, हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर का यूज वहां किया जाता है जहां की ऐसा ऑब्जेक्ट और वो बहुत ज्यादा गर्म हो, तो वहां तक पहुंचना मुश्किल है। इसके लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर में दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास में ऑप्टिकल पायरोमीटर और दूसरा होता है रेडिएशन पायरोमीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ब्राइटनेस होता है उसको देख करके जो टेम्परेचर पता किया जाता है वो होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। और किसी वस्तु से निकलने वाला रेडिएशन, उसके बेसिस पे अगर टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अ ट्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मोशन? तो इसका आंसर होगा सी, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हम उसे कहते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सेम डायरेक्शन में सेम टाइम ले करके इक्वल वेलोसिटी के साथ में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता हो। तो इसमें से क्या हो गया, पहले क्या था कि आपके पास में डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दूसरा इक्वल वो टाइम ले ले, तीसरा इक्वल वेलोसिटी के साथ में अगर वो ट्रेवल कर रहा है, और इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास में दो तरह का होगा, एक होता है हमारे पास में रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा होता है कर्विलिनियर मोशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नैनोमीटर इज, वन नैनोमीटर किसके बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। और यही चीज अगर आप मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज? तो इसका आंसर होगा ए, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर से दूर की तरफ में जाता है, ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कहते हैं। एक फोर्स और होता है जो टुवर्ड सेंटर जाता है, उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हमारे पास में था फिजिक्स का 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका वो केमिस्ट्री का है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन्स की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? सच एटम्स in which the number of protons remain the same but the number of neutrons remain different, तो इसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है। आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। और दूसरा आपने क्या है आइसोबार, आइसोबार में क्या होगा जस्ट इसका उल्टा, उसमें क्या होता है कि एटॉमिक मास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होता है। आइसोटोन्स किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा दो न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स डिफरेंट होगा बट न्यूट्रॉन्स जो होता है वो सेम हो जाए, उसे हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट न्यूट्रॉन इज एब्सेंट? तो इसका आंसर आपका है बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो इसमें से प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ये भी 1 होगा। इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? वो भी 1 होगा। बट इसमें से हमें मालूम है कि कोई भी अगर इसका एटॉमिक मास कह लें तो वो कितना है? 1 यूनिट। जबकि हमें मालूम है कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो 1 यूनिट। तो अब इसमें से मालूम है कि जितना भी एटॉमिक मास होगा वो किससे मिलकर के बनता है? तो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इससे मिलकर के एटॉमिक मास होता है। तो हमारे पास में प्रोटॉन ने उतना पूरा कर दिया, दैट मीन्स इसमें न्यूट्रॉन नहीं था। तो हाइड्रोजन जो होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। और ये सबसे छोटा एटम जो होगा इसका सबसे साइज वाइज जो होगा वो बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डज द केमिकल नेचर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमेशा क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमें क्या मिलती है? वैलेंसी। अब वैलेंसी ही हमारा क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। किसी भी एलिमेंट का
कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो अब इसमें से हमारे पास में क्या होगा, और उसी के ऊपर उसका क्या होगा, कंप्लीटली डिपेंड करता है नेचर या कैरेक्टर आप कह सकते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 1। ऐसा नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना चाहिए बस वो हमारे पास में वैलेंसी होता है। तो वैलेंस ऑक्सीजन का हमारे पास में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें 6 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 चाहिए। तो अब इसमें से क्या होगा, ये इसको दोनों का वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास में फॉर्मूला आ जाता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव चार्ज, इनमें से किस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा रेज जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है इसमें, बीटा रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, और गामा रेज में जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीटा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, तो इसका आंसर होगा ए, डायमंड। जितने भी नॉन सब्सटेंस हैं अभी तक उसमें से हार्डेस्ट हमारे पास में हीरा है। प्लेटिनम जो है ये हार्डेस्ट मेटल है, हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स स्टार्ट बर्निंग व्हेन केप्ट इन ओपन एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर होगा आपका डी, सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों हमारे पास में क्या है, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। आपको पता होगा एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, जिसमें से एक निमोनिक्स में बस बता देता हूं, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी मिला है क्यू, सिल्वर, ऑडी। तो इसमें से हमारे पास में क्या होता है, हम सभी को कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से ये सब सारे, तो जितना आप ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी उसकी बढ़ती जाती है, और ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव। तो कॉपर और सिल्वर और गोल्ड ये जो है हमारे पास में लीस्ट रिएक्टिव होता है। इससे भी ज्यादा हमारे पास में कौन है, वो प्लैटिनम है। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिएक्टिविटी से, तो पोटेशियम और सोडियम ये हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, और ओपन यानी ऑक्सीजन इसके मिलते ही ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से इसे केरोसिन के अंदर इसे डुबा करके रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेन मिनरल इज यूज टू मेक एल्यूमिनियम, तो इसका आंसर होगा सी, बॉक्साइट। बाकी जैसे हेमाटाइट, लिग्नाइट, मैग्नाइट, ये सब सारे जितने भी हैं ये आयरन के हैं, आयरन के ओर्स हैं। ठीक है, आयरन का ओर्स है, और ये बॉक्साइट जो है ये आपका एल्यूमिनियम ओर्स है। ठीक है ना, और इन सब में हेमाटाइट, लिग्नाइट और मैग्नाइट सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट किस में मिलता है, तो वो आपके पास में कौन सा है, मैग्नाइट है। मैग्नाइट में आयरन कंटेंट लगभग आपके पास में 72% होता है। बाकी जितने भी हैं तो सबसे बेस्ट जो माना जाता है आयरन ओर वो होता है मैग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज टू हीट एन इलेक्ट्रिक आयरन, जितने भी हीटिंग डिवाइस होते हैं उन सभी में नाइक्रोम यूज होता है, और नाइक्रोम का रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, रेसिस्टेंस इसका हाई होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, गर्म बहुत जल्दी होता है। तो चाहे आपके पास में वो कुकर हो या फिर आयरन हो, इन सभी में जितने भी हीटिंग डिवाइस होंगे उन सभी में क्या लगता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रोंज जो है वो किससे मिल करके बना हुआ होता है, तो इसमें से हमेशा ध्यान में रखना है, कॉपर, तो ब्रोंज होता है और ब्रास होता है, तो कॉपर दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो कॉपर प्लस टिन और कॉपर प्लस जिंक, तो ये ध्यान में रखना है। कॉपर प्लस टिन जो होता है, टिन ऐसे मान लीजिए मतलब याद रखने के लिए कि टिन सस्ता होता है, तो हमारे पास में सस्ती चीजें हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रोंज बोलते हैं। ठीक है, कांसा।
और कॉपर प्लस जिंक, तो जिंक आपका महंगा है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है आपके पास में, ब्रास। ठीक है, पीतल जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे पूजा घर में इसका बहुत सारा सामान मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस टिन, तो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल की बात हो रही है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेज में है। रूम टेम्परेचर पर अगर देखा जाए तो ये लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा इकलौता मेटल है जो लिक्विड स्टेज में है, तो वो कौन है, ये आपका मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेज में है। तो दो हो गया कि मेटल में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन। और ब्रोमीन का नॉर्मली देखेंगे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए पेस्टिसाइड। इसका गंध बहुत ही हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारा बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल इज, तो आंसर होगा सी, माइकोप्लाज्मा। आउटर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा क्या होगा, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा क्या होगा, तो ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल माना जाएगा, सबसे छोटा सेल ये आउटर वर्ल्ड में। लेकिन अगर विद इन ह्यूमन बॉडी अगर बोला जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो होता है वो कौन सा होता है, वो स्पर्म सेल होगा। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, वो एग सेल होता है जो फीमेल में होता है। और लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए तो नर्व्स का सबसे लंबा सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एल्वियोलस ऑफ फिश, मछली का वाताशय किस रूप में कार्य करता है। वाताशय एयर ब्लैडर, इसका आंसर हो जाएगा सी, सहायक श्वसन अंग। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है और हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह भी काम करता है ये। जैसे इसके अंदर में क्या होता है, एयर ब्लैडर में क्या फील्ड होता है, ऑक्सीजन फील्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। व्हाट इज द डोरमेंसी पीरियड ऑफ एनिमल्स इन विंटर इज कॉल्ड, इसका आंसर सी होगा, हाइबरनेशन होता है। हाइबरनेशन हमारे पास में कौन कौन से जीव करते हैं, जैसे आपका कौन होगा, स्नेक होता है, फ्रॉग होगा, आपने वो लीच देखा होगा, ठीक है, बियर भी करता है आपका हाइबरनेट। ठीक है, ये सब सारे जो होते हैं ये सब क्या होता है, शीत ऋतु में हाइबरनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉलरपा। कॉलरपा टैक्सीफोलिया, इसका पूरा नाम है कॉलरपा टैक्सीफोलिया। ये लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और ये एक तरह का क्या है, एल्गी है, ग्रीन एल्गी। और इस ये लगभग कितना होता है बड़ा, 6 से लेकर ये 12 इंच तक बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन द सेल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, तो सेल वॉल जो होता है ये प्लांट में पाया जाता है, एल्गी, फंजाई, इन सब में पाया जाता है, बट एनिमल में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल, बी आंसर होगा। अब आप बता सकते हैं इसमें से कि सेल वॉल किससे बना होता है, ये क्या होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। और सेल वॉल जो है प्लांट को स्ट्रक्चरल फंक्शन, बेसिकली वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन है वो, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। सेल वॉल बेसिकली 3 चीजों में पाया जाता है, एक तो प्लांट हो जाएगा, एल्गी और फंजाई हो जाएगा, और एक कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी सेल वॉल होता है। अच्छा, आप लोग एक जरा बताएंगे कि एल्गी और फंजाई का जो आपस में रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए हम जो कुछ भी खाते हैं
तो डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज C6H12O6 केमिकल इसका फॉर्मूला हो गया। ये क्या होता है, हमारे सेल में जाता है तो साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में ही ये दो पार्ट में बट जाता है, दो पार्ट में, यानी दो, इसको हम लोग बोलते हैं 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल बनेगा ये, और इसी को हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। फिर ये पायरुविक एसिड किस में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में प्रोवाइड करता है हमें। और ये टोटल कितना 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स ये हमें देता है। और ये हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में जब कभी भी ये फूड ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। लेकिन पायरुविक एसिड में बदलने के लिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो ग्लूकोज सबसे पहले हमारा 3 कार्बन एटम में 2 मॉलिक्यूल बन जाता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म में ही, और वो बिना ऑक्सीजन का। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वो क्या होगा, वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के 36 एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और यही वजह है माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर किसी भी सेल में, सेल का मेटाबॉलिज्म अगर उसे लग जाता है कि ये खराब हो गया या किसी तरह का उसमें से डैमेज आता है, तो लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो अपने आप को बर्स्ट कर लेता है और पूरे सेल को क्या करेगा, वो डाइजेस्ट कर जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फंजाई। एंटीबॉडीज हम लोग कहते किसको हैं, तो एंटीबॉडी हमारा क्या होता है, जो किसी भी बैक्टीरिया को या तो वो किल करता है या फिर उसको क्या करेगा, वीक कर देता है या उसके ग्रोथ को रोक देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और एंटीबायोटिक्स कहाँ से मिलता है हमें, वो फंजाई से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका आंसर होगा सी, आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है, ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, ये पैथोजन से फाइट करता है। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग जितने भी जर्म्स होते हैं उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। इसी से हम लोग, आपने सुना होगा पैथोलैब, तो जहाँ ऐसा लैब जहाँ पैथोजन का जांच होता हो उसको पैथोजन पैथोलैब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच डिजीज डज द डीपीटी वैक्सीन गिव टू इन्फेंट प्रोटेक्ट देम, तो डीपीटी जो है ये किस बीमारी से बचने के छोटे बच्चे को दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, whooping cough, tetanus and diphtheria. Next question, which medicine and inventor are not matched, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, करेक्ट है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड फ्लेमिंग, करेक्ट है। पोलियो वैक्सीन, जॉन सॉल्क, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एंग्लोफोन वैक्सीन, ये होगा मॉरिस हिलमैन, ये आपका गलत है। अब इसमें से हमारे पास में क्या होगा कि ये है किस चीज का, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंग्लोफोन, मतलब इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है किसने आविष्कार किया था, ये जॉन सॉल्क और थॉमस फ्रांसिस ने मिलकर किया था। थॉमस फ्रांसिस और जॉन सॉल्क। ये था 30 क्वेश्चंस का सेट 1, जिसमें से तीनों सेक्शंस मैंने कवर किए हैं। इसी तरह का कंप्लीट एक सीरीज होगा जिसमें पूरी साइंस कवर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, हमारे नौकरी सभा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।